अग्रलिखित चित्र की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं A B C D E F। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है वर्ग अंतराल 10 से 20 की बारंबारता लिखिए। तो यहाँ पर हम अगर देखें 10 से 20 की अगर हम बारंबारता देखें तो वो होगी, अगर ये हमें 10 से 20 की बारंबारता देखने के लिए कहा है तो अगर हम 10 से 20 के बीच में देखें तो ये अगर 10 से 20 जो हमारी जा रही है वो यहाँ जा रही है 15 पे। देखें जो इसका जो हमारा चार्ट बनना है, अगर हम इस ये पूरा जो हमारा भरा हुआ है तो हमारे 10 से 20 का जो वर्ग अंतराल है इसकी जो बारंबारता कितनी हो जाएगी 15। तो हम यहाँ पर जो हमारा जो ए पार्ट हो जाएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा 15। अब हम देखेंगे अपना दूसरा जो पॉइंट है बी में क्या बोला गया है हमें, बी में हमसे बोला गया है किस वर्ग अंतराल की बारंबारता 20 है। तो हमें 20 देखना है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता 20 है। तो अगर हम देखें तो ये 20 को अगर हम सीधा देखें तो हमारी जो वर्ग अंतराल जा रहा है वो जा रहा है 40 से 50। 40 से 50 वर्ग अंतराल की बारंबारता 20 है। तो हम यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख देंगे 40 से 50। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट बी का आंसर। अब हम अपना पॉइंट सी देखेंगे, सबसे कम बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को लिखिए। तो सबसे कम जो बारंबारता वाला वर्ग अंतराल है वो हमारा क्या हो जाएगा 0 से 10, जिसका वो ये अंतराल है बारंबारता 10 है। तो यहाँ पर 0 से 10 हम लिख देंगे। तो सी पॉइंट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से 10 वर्ग अंतराल। अब हम अपना डी पॉइंट का देखेंगे। डी पॉइंट में क्या पूछा गया है, तो डी पॉइंट में सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतरालों को लिखिए। डी पॉइंट में हमें सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को लिखना है। तो हमारा जो सबसे अधिक का होगा वो हो जाएगा हमारा 30 से 40, जो कि यहाँ हमारा 35 तक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30 से 40 वर्ग अंतराल। अब जो हमारा ई पॉइंट है वो है किस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता 25 है। तो हमें संचयी बारंबारता जो देखनी होती है वह हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं। जो हमारी बारंबारता होती है हम उसे जोड़ते हुए चलते हैं यूँ। तो हमें 25 तक देखना है कि 25 किस वर्ग अंतराल के बीच में आ जाएगा। अगर हम देखें तो हम इस वाले को बारंबारता को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से 10 का जो हम काउंट करेंगे वो करेंगे 10 से, क्योंकि ये 10 तक है और 10 से 20 है जो 15 तक है। तो हम जोड़ेंगे यहाँ से 10 और 15, ये हमारा हो जाएगा 25। तो हम जो कहेंगे 25 वाला जो बारंबारता होगी वो उसे हम ऐसे कहेंगे कि 25 से 20 से जो 30 के बीच में होगी ये जो बारंबारता होगी ये हमारी क्या होगी, ये हमारी बारंबारता होगी 25 की संचयी बारंबारता 20 से 30। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 से 30, क्योंकि हमारा जो 25 वाला आएगा वो 20 से 30 में आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर ई का आंसर। अब हम देखेंगे अपना लास्ट पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दिया हुआ है, वो है हमें बताना है वर्ग अंतराल 10 से 20 तथा 3 से 40 की बारंबारताओं का योग तथा अंतर बताना हमें। तो हम 10 से 20 और 30 से 40, 10 से 20 का देखेंगे हम और 30 से 40 वर्ग अंतराल का योग और हमें अंतर देखना है। तो 10 से 20 का जो हमारा क्या है बारंबारता वो है 15 और 30 से 40 में हमारी जो बारंबारता है वो है हमारे पास 35। तो हमें एक बार इनका योग करना है और एक बार ही घटाना है। तो अगर हम योग करेंगे तो योग करने पर जो हमारा आएगा वो आएगा 50 और घटाने पर जो आएगा वो आएगा 20। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट एफ का आंसर। तो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सही पॉइंटों को इस प्रकार से हल कर लिया है। तो अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। हमें दूसरे क्वेश्चन में दिया है मिलों में हड़ताल के कारण पर किए गए एक सर्वेक्षण अध्ययन से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं, इन्हें दंड चार्ट द्वारा निरूपित कीजिए। हमें यहाँ पर एक कॉलम में कारण दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में घटना प्रतिशत में दी हुई है। तो कारण है हमारा आर्थिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक और प्रतिद्वंदिता और अन्य। और यहाँ पर हमें जो प्रतिशत में दे रखी है घटनाएं वो हैं 58, 16, 10 और 6 और 10। और हम इन्हें दंड चार्ट में निरूपित कर लेते हैं। तो हमने इस प्रकार से एक दंड आरेख निरूपित करा है। तो यहाँ पर हमने ये घटना प्रतिशत में लिखी हुई हैं और यहाँ पर हमने कारण लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम
जो हमारा आर्थिक है उसका जो प्रतिशत है घटना के जो आर्थिक घटना के कारण का प्रतिशत है वो है 58, और जो हमारे व्यक्तिगत कारण है उसका जो प्रतिशत है वो है 16। और यहाँ पर हम राजनीतिक की प्रतिशत देखेंगे तो वो 10 है, और प्रतिद्वंदिता जो है वो है 6, जैसा कि हम देखें। और अन्य कारण है वो भी उसकी प्रतिशत क्या है, वो भी 10 है। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर हमने दंड आरेख निरूपित कर लिया है अपने क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3। तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए, जो हमें चार्ट में दिखा रखा है। तो यहाँ पर हमें कारण दिए हुए हैं: जन स्वास्थ्य अवस्था, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, क्षति और हृदय वाहिका अवस्था, श्वसन अवस्था और अन्य कारण। और यहाँ पर हमें महिला मृत्यु दर भी दी हुई है। तो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं जो हमारे प्रश्न हैं। तो पहला पॉइंट है ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखित रूप में निरूपित कीजिए। और जो दूसरा पॉइंट में हमें कहा गया है कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का कारण है। और हमारा तीसरा पॉइंट में पूछा कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर सेकंड जो हमारा पॉइंट है में मुख्य भूमिका रही हो। यह हमें तीनों पॉइंटों का जवाब देना है। तो चलिए हम पहले अपना आलेख निरूपित कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर आलेख निरूपित कर लिया है। हमें फर्स्ट पॉइंट में जो है क्वेश्चन का आलेख निरूपित करने के लिए कहा था, वो हमने कर लिया है। और हमारा जो दूसरा पॉइंट था उसमें पूछा गया था कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। अगर हम चार्ट में देखें, आलेख में देखें, तो सबसे ज़्यादा जो महिला मृत्यु दर है वो प्रतिशत है इस जनन स्वास्थ्य अवस्था में, जो कि 31.8% है। तो हम यहाँ पर जो हमारा सेकंड पॉइंट का आंसर होगा वो हो जाएगा जनन स्वास्थ्य अवस्था। अब हम देखेंगे अपना पॉइंट 3, जिसमें हमें पूछा गया है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर सेकंड पॉइंट में मुख्य भूमिका रही है, यानी कि जनन स्वास्थ्य अवस्था में मृत्यु दर का जो कारण रहा है। अन्य 2 मुख्य कारण और बताना है। तो हम अन्य 2 मुख्य कारण कह सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था हो सकती है। स्वास्थ्य व्यवस्था ना मिलने के कारण ये मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई होगी। स्वास्थ्य व्यवस्था ना मिलना हो सकता है एक कारण। स्वास्थ्य सुविधा, यहाँ पर सुविधा लिख सकते हैं। और दूसरा अन्य कारण भी हो सकते हैं। दूसरा हम अन्य कारण या क्षति मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अन्य कारण। तो ये हमारे 2 कारण मुख्य कारण हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो हम अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि है भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें 2 कॉलमों में दिए गए हैं, एक है क्षेत्र, एक है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कों की संख्या। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट पूछे गए हैं। जो पहला पॉइंट है वो है ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। और जो दूसरा पॉइंट है उसमें कहा गया है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहले हम अपना फर्स्ट पॉइंट को करने के लिए दंड आलेख निरूपित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 का दंड आलेख निरूपित कर लिया है। यहाँ पर हमने इधर की साइड वाई अक्ष पर जो लिखा है वो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कों की संख्या लिखी हुई है, जो कि 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970 और 980 तक लिया है। और यहाँ पर हमने वर्ग ले लिए हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजाति, पिछड़े ज़िले, गैर पिछड़े ज़िले और ग्रामीण और शहरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अनुसूचित जाति है जो वो है यहाँ पर 940 तक हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमने जो ये दंड आरेख बनाया है 940 तक ले लिया। वैसे ही हमने अनुसूचित जनजाति का हमें 970 तक दिया है, तो 970 तक हमने इसका बना लिया है। गैर अनुसूचित का हमारा 920 तक है। पिछड़े ज़िले का हम देखेंगे तो हमारा पिछड़े ज़िले का जो है वो 960 तक है। और ऐसा ही हमने यहाँ पर गैर पिछड़े ज़िले का बनाया है, तो ये यहाँ पर 920 तक है। और ग्रामीण का हमारा 930 तक है। और जो हमारा शहरी है वह सबसे कम है, 910। तो ये हमने अपना पॉइंट 1 में जो हमें दंड आरेख बनाने के लिए कहा था वो हमने निरूपित कर लिया है। और हमें पॉइंट 2 में कहा गया था कि निष्कर्ष निकालने के लिए,
तो हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि प्रति 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या होगी वो सबसे ज़्यादा जो है वो है अनुसूचित जनजाति में। तो हम इसमें कहेंगे सबसे ज़्यादा, निष्कर्ष के लिए सबसे ज़्यादा लड़कियों की संख्या, और सबसे कम जो है वो है शहरी में दंड आरेख में। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे कम। तो ये हमारा हो जाएगा निष्कर्ष पॉइंट 2 के लिए कि जो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है वो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति में और सबसे कम है वो है शहरी में। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें दिया है वो है एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर दो कॉलम दिए हैं, 2 रो दी हुई है जो कि है राजनीतिक पार्टी और जीती गई सीटें। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। पहला पॉइंट है मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। और जो हमें दूसरे पॉइंट में दिया है वो दिया है किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो पहले हम दंड आलेख खींच लेते हैं और फिर हम अपने दूसरे पॉइंट को हल देखेंगे। तो हमने यहाँ पर आरेख खींच लिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि हमें फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि जो आंकड़े दिए हैं इसका दंड आरेख खींच कर दिखाना है, निरूपित करना है। तो यहाँ पर हमने दंड आरेख खींच लिया है। तो हम देखेंगे इधर की साइड हमने वाई अक्ष पर जो लिखी हुई हैं वो लिखी हुई है जीती गई सीटें, और हमने एक्स एक्सिस पर जो लिखी है वो लिखी हुई है राजनीतिक पार्टी, यानी कि ABCDEF ये हमारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं और यहाँ पर ये सीटें लिखी हुई हैं। तो हम देखेंगे कि ए जो पार्टी है राजनीतिक पार्टी वो 75 सीटों से जीती है, और यहाँ पर बी जो पार्टी है वो उसे जो सीटें मिली हैं वो हैं 55, और यहाँ पर जो हमारी सी पार्टी है उसकी जो सीटें हैं वो हैं 37, और यहाँ पर जो डी पार्टी है उसकी सीटें हैं 29, और ई की हैं 10, और यहाँ पर एफ़ की जो हैं सीटें वो भी कितनी हैं वो हैं 37। तो हमें जो दूसरे पॉइंट में जो पूछा गया है वो पूछा गया है किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं। तो हमारे जो दूसरे पॉइंट का आंसर होगा वो हम लिखेंगे जो ए राजनीतिक पार्टी है उसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, जो कि हैं 75 सीटें। तो हमारे जो दूसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए राजनीतिक पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम आंसर देख चुके हैं। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों की निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। तो यहाँ पर हमें सारणी दी गई है जो कि एक कॉलम में दिया है हमें लंबाई मिलीमीटर में और दूसरे कॉलम में है पत्तियों की संख्या, और हमें यहाँ पर 3 पॉइंटों में क्वेश्चन किए गए हैं, जो कि है दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए, और संकेत में हमें दिया गया है पहले वर्ग अंतरालों को संतृप्त बनाइए। और दूसरे पॉइंट में हमें पूछा गया है क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। और जो तीसरा पॉइंट है क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों। यह हमें दिया गया है। पहले हम यहाँ पर एक आयत चित्र आलेख खींचेंगे, निरूपित करेंगे आंकड़ों को देखते हुए। तो हम देखते हैं अपना पहला पॉइंट, जो कि पहले पॉइंट में हमें कहा गया है दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए, और संकेत में हमें कहा है कि पहले वर्ग अंतरालों को संतृप्त बनाइए। पहले हम संतृप्त बना लेते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे जो हमारा पहला और दूसरा वर्ग अंतराल है वो क्या है। तो हमें जो पहला जो वर्ग अंतराल दिया है वो दिया है 118 से 126, और जो हमें दूसरा वर्ग अंतराल दिया है वो दिया है हमें 127 से 135। तो हम संतुलित बनाने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पर जो 127 है जो कि हमारी निम्न सीमा है, निम्न सीमा से हम पहले अंतराल के उच्च सीमा से घटा लेंगे। तो जब हम 127 से 126 को घटाएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा 1, जो कि हमारा h होता है। तो ये हमने h निकाल दिया, और h सतत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम करते हैं h डिवाइड बाई 2। तो हम जब 1 से भाग करेंगे 2 में, तो भाग करने पर जो आएगा वो आएगा 0.5। तो हमें संतुलित बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम निम्न सीमा में 0.5 को घटा देंगे। निम्न सीमा में से तो घटा देंगे और उच्च सीमा में जोड़ देंगे। उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ देंगे। तो हमें 0.5 को निम्न सीमा से घटाना है और 0.5 को उच्च सीमा में जोड़ना है।
तो हम सिर्फ यही करेंगे अपने ग्राफ में, और इससे फिर हम एक आयत चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने वर्ग अंतरालों को संतत बना लिया है, यानी कि हमने निम्न सीमा में क्या करा है, 0.5 को घटा दिया है और अपनी उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ लिया है। तो हमारा जो ये बना है, हमने अपने वर्ग अंतराल को संतत बना लिया है। अब हम इन्हीं वर्ग अंतरालों के सहायता से हम यहाँ पर आयत चित्र निरूपित कर लेंगे, खींच लेंगे। यहाँ पर हमने सभी अपनी निम्न सीमा में 0.5 को घटा दिया है और उच्च सीमा में जोड़ दिया है। तो जो हमारा पूरा ये आयत पूरा ग्राफ बन के तैयार हुआ है वो इस प्रकार हो गया। अब हम चलते हैं अपने आयत चित्र की ओर। तो हमने यहाँ पर अपने वर्ग अंतराल को संतत करने के बाद यहाँ पर आयत चित्र खींच लिया है। अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर y अक्ष पर पत्तियों की संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर x एक्सिस पर हमने यहाँ पर लंबाई मिलीमीटर में ली हुई है। तो हम देखें तो जो हमें 117.5 से लेकर 126.5 तक की जो पत्तियों की संख्या है वो हमारी है यहाँ पर 3, यानी कि 2 और 4 के बीच में। तो हमें 3 दी हुई है, तो हमने यहाँ पर 2 और 4 के बीच में ले ली है। और यहाँ पर जो हमें 126 से 135 दी हुई है वो संख्या है हमारी 5 पत्तियों की संख्या है। तो हमने यहाँ पर 4 और 6 के बीच में जो ली हुई है वो ले ली 5। तो इसी प्रकार हमने अपने आगे सभी जो हमें मिलीमीटर में लंबाई दी हुई है और पत्तियों की संख्या के साथ हमने उन्हें ग्राफ खींच लिया है। तो ये हमारा जो होता है इसे हम कहते हैं आयत चित्र। जो हमने ये आयत की आकार में बना रखे हैं इसे हम कहते हैं आयत चित्र। अब हम इसी में जो हमसे पूछा गया है, जो हमारा दूसरा पॉइंट में पूछा गया है, क्या इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, तो हम कहेंगे कि हाँ, जो हम अन्य उपयुक्त आलेख खींचेंगे वो आप खींचेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपना तीसरा पॉइंट जो हमें दिया गया है कि निष्कर्ष में हमें बताना है 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों। तो हमें जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो दिया था हमें 145 से 153 के बीच में वर्ग अंतराल दिया था, जिसमें हमें दी हुई थी पत्तियों की संख्या 12। तो हमें जो निष्कर्ष में पूछा गया है कि 153 जो लंबाई है मिलीमीटर वो पत्तियों की संख्या 12 है, सबसे अधिक है और क्यों। तो अगर हम देखें तो जो 12 पत्तियों की संख्या है वो सिर्फ अकेले 153 पत्तियों की जो लंबाई है मिलीमीटर में वो उस 153 की थोड़ी ना है, वो तो 145 से लेकर 153 के बीच में जो पत्तियों की संख्या है जिनकी लंबाई 145 मिलीमीटर से लेकर 153 तक है, उन सभी पत्तियों की जो संख्या है वो टोटल है 12। जबकि यहाँ पर जो हमसे कहा गया है कि 153 मिलीमीटर जो लंबाई है पत्तियों की संख्या, उन्हीं की संख्या जो है 12 है। तो ये जो हमारा इसका आंसर होगा कि हम कहेंगे कि नहीं, 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 12 नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। और 12 जो संख्या है पत्तियों की वो है 145 से लेकर 153 के बीच में जो भी पत्तियों की लंबाई हैं इनके बीच में उन सही पत्तियों की जो संख्या है वो है 12। तो ये हमने इसका अपना क्वेश्चन नंबर 3 का भी निष्कर्ष निकाल लिया है। तो ये जो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पॉइंटों को इस प्रकार से समझ लिया है। अब आ चुके हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन पर। नीचे की सारणी में 400 न्यून लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं और सारणी में हमें 2 कॉलमों में दिए गए हैं जीवन काल घंटों में और दूसरे कॉलम में दिया गया है लैंपों की संख्या। तो हमसे यहाँ पर 2 पॉइंटों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पॉइंट में दिया गया है एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए, और दूसरे पॉइंट में कहा गया है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो यह हमें बताना है। तो पहले हम यहाँ पर एक आलेख निरूपित कर लेंगे आयत चित्र की सहायता से। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 का आयत चित्र खींच लिया है। यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है वो यहाँ पर हमने लैंपों की संख्या ली हुई है, यहाँ पर हमने लैंपों की संख्या ली हुई है और यहाँ पर हमने जीवन काल घंटों में लिया हुआ है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में लैंपों की संख्या। तो जो 300 से 400 घंटे जीवन काल हैं वो हैं लैंपों की संख्या 14, और जिन लैंपों के जो जीवन काल है 400 से 500 उनकी संख्या है 56। तो इस प्रकार से हमने जीवन काल घंटों में जो उनका जीवन काल है 500 से 600 लैंपों का, तो उनकी यहाँ पर उसके हिसाब से हमने आयत चित्र खींच लिया है ग्राफ में। तो ये हमें जो पहला पॉइंट में बोला गया था वो आयत चित्र खींचने के लिए कहा गया था, और जो हमें दूसरा पॉइंट में पूछा गया है वो पूछा गया है कि सबसे अधिक जो संख्या है वो बतानी है हमें कि 700। दूसरा पॉइंट में हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है।
तो हम क्या देखेंगे इसमें कि यहाँ पर जो जीवन काल दिया गया है वो दिया गया है 700 से आगे जो हमें दिया गया है 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। तो यहाँ पर हम इन तीनों ग्राफों की जो संख्या है इन्हें जोड़ देंगे। तो हम इन तीनों अंकों को जोड़ लेंगे जो कि लैंपों की संख्या हो जाएगी। तो हम देखेंगे जोड़ के, तो 74 + 62 + 48 को जोड़ेंगे तो जो लैंपों की संख्या आएगी वो आएगी 184 लैंप, जिनका जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। तो हमारा जो दूसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 184 लैंप। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर।